स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बायोलॉजी फॉर यू में। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के पीवाईक्यू को अच्छी तरह से एनालाइज करके पढ़ेंगे। यदि आप पीवाईक्यू पर अच्छे से पकड़ बना लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आपको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं वो पीवाईक्यू के आधार पर ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को हमारे साथ अंत तक देखें, बीच में स्किप करके मत चले जाएं। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है? तो मैंने पहले ही बताया है आपको, कुल कोडॉन की संख्या 64 होती है, जिसमें से 61 कोडॉन सक्रिय होते हैं, वो एमिनो अम्ल को कोड करते हैं, और 3 कोडॉन किसी भी एमिनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं, इन्हें स्टॉप कोडॉन कहा जाता है। ये तीनों कौन कौन है? तो UAA, UAG और UGA, ये तीनों स्टॉप कोडॉन होते हैं, जबकि AUG को स्टार्ट कोडॉन कहा जाता है और ये मेथियोनिन एमिनो अम्ल को कोड करके प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करता है। तो इसमें से प्रारंभ कूट विकल्प बी हो जाएगा। AUG इसे प्रारंभ कूट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? तो जो जल में ई कोलाई होती है वो जल को प्रदूषित बनाकर रखती है। जितनी ज्यादा जल में ई कोलाई की इफिशियंसी होगी, जल को उतना दूषित माना जाएगा, और दूषित जल को वाहित मल कहा जाता है। तो जो ई कोलाई की इफिशियंसी होता है वो वाहित मल को सूचित कर। नील हरित शैवाल किस खेती के लिए उपयोगी जैव उर्वरक हैं? तो जो नील हरित शैवाल होते हैं यानी कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो धान की खेती के लिए अच्छे तरह से उपयोगी होते हैं, यानी कि चावल इसमें से सही उत्तर हो जाएगा। कैसे धान की खेती के लिए उपयोगी होते हैं? तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो मिट्टी में उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं, लगभग धान की खेती को 40 से 50% तक बढ़ा देते हैं। रेट्रोविषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो पहले समझ लेते हैं रेट्रोवायरस कहते किसे हैं। तो जिन वायरसों में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रोवायरस कहते हैं। और आप सभी जानते हैं एड्स का जो वायरस होता है HIV, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो इसमें से रेट्रोवायरस के द्वारा होने वाला बीमारी एड्स है। एड्स से आपको कुछ और याद रखना है। एड्स का जो HIV वायरस होता है वो हेल्पर टी कोशिका को नष्ट करता है, और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ से सिफिलिस के बारे में आप याद रखेंगे। ट्रिपोनिमा पैलिडम नाम के जीवाणु से सिफिलिस होता है, और वाउचेरिया बैनक्राफ्टी नाम के हेलमिन से फाइलेरिया नामक बीमारी होता है, और फाइलेरिया को हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिका है? तो इनमें से कैंसर कोशिका हेला कोशिका है। और आपको याद रखना है कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, और 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। और कैंसर की कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाती है। मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? तो जो मनुष्य का ऑर्डर होता है वो प्राइमेट होता है, और उसका जो फैमिली होता है उसको होमिनिडाई कहते हैं। तो प्राइमेट्स और होमिनिडाई बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। आगे बढ़ते हैं। वायु परागर किसमें नहीं होता है? तो घास, मक्का, गेहूं, इन तीनों में वायु के द्वारा परागर होता है, जबकि सेल्विया में वायु द्वारा परागर नहीं होता है। सेल्विया पौधा में परागर कीट के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। तो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाने वाला पौधा इनमें से बबूल है। हाइड्रिला, ट्रापा और नीलबी, ये तीनों जलीय वातावरण में पाए जाने वाले पौधे हैं। जो पौधे जलीय वातावरण में पाए जाते हैं उसे हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। यहाँ से हाइड्रिला से याद रखना है, हाइड्रिला में परागण जल के द्वारा होता है। कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो कभी उल्टा नहीं होता है। सदैव ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है। और पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। जीव भार का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है? तो बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण इनमें से बीज बैंक हो जाएगा। पवित्र उपवन, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब स्व स्थान संरक्षण का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? तो शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों अगुणित संरचनाएं हैं, और ये जब दोनों आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं तो युग्मनज की जो स्ट्रक्चर होता है वो डिप्लॉइड हो जाता है। तो युग्मनज इसमें से द्विगुणित अवस्था वाला संरचना है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसजेनिक सुनहरे, यहाँ पर बान हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है, धान होना चाहिए। ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो जो गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए की इफिशियंसी ज्यादा होती है। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। बी का रासायनिक नाम थायमीन, और बी के कमी से बेरी बेरी बीमारी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, इसके कमी से एस्कॉर्बी नामक बीमारी होता है जो स्किन से संबंधित होता है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग है? तो जो पक्षी और तितली होता है, इन दोनों का पंख असमजात अंग का उदाहरण है। असमजात अंग क्या होता है? तो वैसा अंग जिनकी उत्पत्ति अलग-अलग होता है, परंतु कार्य समान होता है, उसको असमजात अंग कहते हैं। और जिन अंगों का उत्पत्ति समान और कार्य अलग-अलग हो जाए, ऐसे अंगों को समजात अंग कहा जाता है। और चमगादड़ और पक्षियों के जो पंख होते हैं, वो समजात अंग के उदाहरण होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बार-बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? तो जैव आवर्धीकरण का मतलब होता है क्या है? तो जब कोई जैव अनिम्नकरणीय प्रदूषण एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में चला जाता है, तो इसे जैव आवर्धीकरण कहा जाता है। डीडीटी और पारा ये दोनों जैव आवर्धीकरण का एग्जाम्पल है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से पीबीआर 322 प्लाज्मिड का उदाहरण है, जबकि बाम H1, इको R1 और हिंद थर्ड ये तीनों रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम है, जो डीएनए को विशेष जगह से काटते हैं। इको R1 ई कोलाई के द्वारा प्राप्त किया जाता है और इसका पैलिंड्रोम सीक्वेंस GAATTC होता है। और सबसे पहला खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंद सेकेंड है, जिसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से प्राप्त किया गया है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम के संक्रमण अवस्था को क्या कहा जाता है? तो जो मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था होता है, उसे स्पोरोजोइट कहते हैं। और ये जो प्लाज्मोडियम है, मादा एनाफ्रीज मच्छर के द्वारा मनुष्यों में लाया जाता है और इसी प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया नामक बुखार होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है? तो ट्रांसपोजोन और जेपिक जीन ये दोनों मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? तो जो जीवाश्म होते हैं वो तलछटी चट्टान में पाए जाते हैं। तलछटी चट्टान को अवसादी चट्टान भी कहा जाता है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। GAATTC निम्नलिखित किसका रिकॉग्निशन साइट है? तो मैंने पहले ही बताया है, GAATTC ये इको R1 का रेस्ट्रिक्शन साइट है, जहां से ये डीएनए को गुआनिन और एडेनिन के बीच से कट करके अलग करता है। तो इको R1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त स्पेसीज है? तो इनमें से इंडेंजर्ड स्पेसीज अमरबेल, लेंटाना, नेफेंथिस ये तीनों संकटग्रस्त प्रजाति है। विकल्प डी इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? तो मनुष्य में जो एबीओ रक्त समूह होता है वो बहु एलील यानी मल्टीपल एलिलिज्म को दर्शाता है। और यहाँ सबको ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछे मनुष्य में एबी ब्लड ग्रुप किसको दर्शाता है, तो मनुष्य में एबी ब्लड ग्रुप स्वप्रभाविता को दर्शाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? तो जो ग्राफियन पुटक होता है वो मादा के अंडाशय में पाया जाता है। और ग्राफियन पुटक एफएसएच हार्मोन के द्वारा मेंटेन किया जाता है और इसके द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है, जो मादा के लैंगिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में कायिक प्रवर्धन राइजोम के द्वारा होता है। राइजोम के द्वारा हल्दी में भी कायिक प्रवर्धन होता है। और यहाँ से और भी कुछ याद रखना है, प्याज और लहसुन इन दोनों में बल्ब के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है और आलू में ट्यूबर के द्वारा होता है। जबकि डहेलिया और सतावर इन दोनों में कायिक प्रवर्धन जड़ के द्वारा होता है और पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिलम में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो जो रेशम के धागे होते हैं उसमें फिब्रोइन प्रोटीन होता है। कैरोटीन प्रोटीन गाजर में पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? तो जो टर्नर सिंड्रोम अनुवांशिक बीमारी होता है वो एक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमी के कारण होता है और मोनोसोमी में एक गुणसूत्र घट जाता है। और सामान्यतः हम लोगों में 46 ही क्रोमोसोम होता है, जिसमें से एक घट करके 45 हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। यहाँ से कुछ और याद रखना है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम होता है और डाउन सिंड्रोम बीमारी में भी 47 गुणसूत्र होता है, क्योंकि ये दोनों बीमारी ट्राइसोमी की वजह से होते हैं और ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है? तो जो अम्लीय वर्षा होता है उसमें जो पानी की जो पीएच वैल्यू होता है 4 से 5 होता है। तो इनमें से 4 और 5 दोनों दिया गया है, तो ज्यादा अम्लीय कौन होगा? 4 हो जाएगा। विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अम्लीय वर्षा में सबसे ज्यादा H2SO4 अम्ल की एफिशिएंसी होती है और उसके बाद HNO3 की होती है। जेड जेड और जेड डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है? तो जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण पक्षियों में देखा गया। तो दिए गए विकल्प में मोर पक्षी के अंदर आता है। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और मनुष्यों में लिंग का निर्धारण एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम के आधार पर होता है, जिसमें से एक्स एक्स मादा का लिंग गुणसूत्र होता है और एक्स वाई
नर का लिंग गुणसूत्र होता है। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वो क्या है? तो जो भी एंटीबॉडीज होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ग्लाइकोप्रोटीन एमिनो एसिड और ग्लाइकोजेन से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से किसमें पादप काय अगुणित होता है? तो शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स इन तीनों का जो पादप काय होता है वो अगुणित होता है। विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से शैवाल के बारे में याद रखना है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है? यानी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन होता है वो किसका उदाहरण है? तो जो भी वैक्सीन होता है वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, तो इम्यूनोजेनिक प्रोटीन हो जाएगा। जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टीके होते हैं वो सब इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होते हैं। यहाँ से आपको कुछ टीकों का नाम याद रखना है, जैसे बीसीजी का टीका क्षय रोग से बचाव देता है, टीएबी का टीका टाइफाइड रोग से बचाव देता है, और एक प्रमुख है डीपीटी। डीपीटी डिप्थेरिया, पर्टुसिस यानी काली खांसी और टिटेनस, ये तीनों बीमारियों से बचाव देता है। इसे ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहा जाता है। यहाँ से बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछा गया है, डीपीटी ये किन किन बीमारियों से सुरक्षा देता है? तो डी से डिप्थेरिया, पी से पर्टुसिस और टी से टिटेनस। यहाँ विकल्प में टी से टाइफाइड भी दिया रहता है, लेकिन टाइफाइड इससे बचाव नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है? तो जिन बीजों में भ्रूणपोष पाया जाता है उसको भ्रूणपोषी बीज इंग्लिश में इंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है, और जिन बीजों में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है उसको नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। तो ये पूछा गया भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है? तो इसको इंडोस्पर्मिक कहा जाएगा। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और भ्रूणपोष में गुणसूत्रीय अवस्था त्रिगुणित होता है। निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? तो हाइड्रिला और जलकुंभी ये दोनों जंगली जलीय घास है, तो विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रिला में परागण जल के द्वारा होता है और जलकुंभी में परागण जल के द्वारा न होकर इसमें परागण कीट और वायु के द्वारा होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही कॉन्फ्यूजन यहाँ से क्रिएट होता है जलकुंभी से। अपघटक कैसे होते हैं? जो अपघटक होते हैं वो मृत शरीर को अपघटन करने का काम करते हैं। छोटे-छोटे टुकड़ों में उसको तोड़कर अपना भोजन उस शरीर से प्राप्त करते हैं। तो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहने वाले को परपोषक कहा जाता है। तो जो भी अपघटक होते हैं परपोषक होते हैं, और अपघटक को पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, और अपघटक के अंदर जीवाणु और कवक मुख्य भूमिका निभाते हैं। कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? तो जो कॉपर टी होता है वह निषेचन की क्रिया को बाधित कर देता है, शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोकता है। तो कॉपर टी निषेचन से बचाव करता है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पीसीआर। तो पीसीआर में क्या होता है? डीएनए की एक कॉपी को मल्टीपल कॉपी में चेंज किया जाता है, इससे डीएनए की मात्रा बढ़ती है, तो डीएनए प्रवर्धीकरण हो जाएगा। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता आम की होती है। आम की लगभग 1500 से अधिक प्रजातियाँ भारत में पाई जाती है, और दूसरी सबसे ज़्यादा मात्रा में आनुवंशिक विविधता भारत में चावल की है, और भारत में आनुवंशिक विविधता पश्चिमी घाट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो रक्त और परिवहन तंत्र का उद्भव मीजोडर्म से होता है, और यहाँ से और भी याद रखना है मीजोडर्म से हार्ट का ओरिजिन होता है। और आप कमेंट करके बताइए सगर्भता के कितने समय में हार्ट का विकास होता है? गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो जो गोबर गैस प्लांट होता है उसमें मीथेन गैस का उत्पादन किया जाता है, और मीथेन गैस बनाने वाले जीवाणु को मीथेनोजेन बैक्टीरिया कहा जाता है। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मीथेनोजेंस। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसमें डीएनए के एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजन क्षार छोटे-छोटे खंडों के रूप में जुड़ते हैं। इन्हीं छोटे-छोटे खंडों को ओकाजाकी खंड कहा जाता है, और ये खंड असतत रूप से जुड़ते हैं। तो डीएनए के असतत द्विगुणन में ओकाजाकी खंडों का निर्माण होता है। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्रश्न खत्म होता है। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण थे। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको आगे मिलते रहें।